अभी के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम लोग आपके क्लास 10th के लिए साइंस के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और उसके साथ साथ सब्जेक्टिव प्रश्न की भी चर्चा करेंगे। आज की इस वीडियो का मैं आपको महत्व बता दूं तो सबसे पहले तो आपका रिवीजन होगा अंत समय में, और दूसरा इसमें सिर्फ वीवीआई प्रश्न की बात किया गया है। तो अगर इतना प्रश्न आप याद करते हैं तो यहाँ से तमाम प्रश्न मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 में आएगा। और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव अर्थात कि साइंस का आपका ऑब्जेक्टिव और जो लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके फिजिक्स से, फिर केमिस्ट्री से और बायो से पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों की चर्चा करेंगे। और सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे आप देख रहे हैं एग्जाम के अनुरूप इस मॉडल पेपर को तैयार किया गया है। तो यहां से तैयार हो जाइए, जब तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न चल रहा है तब तक आंसर देते चलिएगा, नहीं मालूम होगा तो याद करते चलिएगा, और जो सब्जेक्टिव प्रश्न आएगा उसको ध्यान से समझिएगा, आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे देख रहे हैं एग्जाम के अनुरूप प्रश्न को तैयार किया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न से। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया। क्या कह रहा है प्रश्न आपसे कि वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। आपको बताना है कि वास्तविक प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होता है। यहाँ पे पूछ रहा है द नेचर ऑफ इमेज इज। इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए प्रश्न है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में प्रश्न आएगा। आंसर दीजिए, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, और नहीं मालूम है तो याद रखेंगे उल्टा। क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब पूछा है तो आप जानते हैं कि जो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, अर्थात कि प्रकाश के किरणों का जब परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, उसके साथ साथ इसे पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। आपको बताना है कि इसमें से किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान क्या होता है सर। तो आप जानते हैं अपवर्तनांक पूछ रहा है तो इसमें क्या होगा, साइन आई बटा साइन आर। जो भी छात्र कमेंट कर रहे हैं ऑप्शन ए आपका आंसर बिल्कुल सही है। नहीं मालूम होगा तो मैं सही आंसर बता रहा हूं, याद करते चलेगा, क्योंकि एग्जाम के अनुरूप प्रश्न पत्र को सेट किया गया है, यहां से खूब प्रश्न आएगा। तो यहां पे आपको ये नहीं समझना है कि बी पे यहाँ पे क्या सही आंसर था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है, साइन ए बटा साइन आर, जिसे आप म्यू से सूचित करते हैं, यही होता है अपवर्तनांक। आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। इसमें से किसका उपयोग करके हम लोग स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए प्रश्न है, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर इसका राइट आंसर ऑप्शन डी कर दीजिए, तो आपका बिल्कुल सही है। प्रिज्म से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, स्पेक्ट्रम। आप स्पेक्ट्रम समझ रहे हैं, प्रिज्म से हम लोग प्राप्त करते हैं, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर करेंगे। बिल्कुल सही, काफी विद्यार्थी सही सही आंसर दे रहे हैं। तो डेली आप लाइव चैट में आंसर कमेंट करना चाहते हैं तो डेली 6:30 PM पे क्लास ज्वाइन कीजिए। ऐसे ऑनलाइन वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो आप अगर सब्सक्राइब करके चैनल को रखें तो कभी भी क्लास को देख सकते हैं। क्योंकि परीक्षा में कम समय है, तो जितना ही परीक्षा नजदीक आएगा उतना ही हम लोग सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करेंगे। आगे 4 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। ध्यान से इसका आंसर दीजिए, याद करते चलिए, देखिएगा आज ही के क्लास से कितना ज्यादा प्रश्न रहेगा। कह रहा है किसी चालक का प्रतिरोध इसमें से किस पर निर्भर करता है। तो आप ये तो प्रश्न पढ़े हैं कि चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर, अर्थात कि सभी पे निर्भर करता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और चालक के ताप रहता तो उस पे भी निर्भर करता है। ऑप्शन डी अपने को सही आंसर कर देना है। आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर प्रश्न। जो भी क्लास आता है देखते चलिएगा, और इतना अगर पढ़ के आप जाते हैं तो एग्जाम में सभी प्रश्न आपको बिल्कुल बउआ टाइप प्रश्न लगेगा। 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है सर कि दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस द्वारा होता है। अर्थात कि अगर कोई भी व्यक्ति दीर्घ दृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसे आप किस लेंस के चश्मे का उपयोग करने के लिए सजेस्ट करेंगे, किस लेंस के उचित फोकस दूरी वाले चश्मे का प्रयोग करके दीर्घ दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। यही प्रश्न आपसे पूछा है, तो 5 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, दीर्घ दृष्टि दोष। तो याद रखेंगे उत्तल लेंस, मेरे साथ रिवीजन करके याद कर लीजिए। दीर्घ दृष्टि दोष आएगा तो किसका उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस। वहीं पे निकट दृष्टि दोष रहता तब क्या करते हैं, अवतल लेंस। आगे बढ़ते हैं, 6ठे नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है। सोचिए मैं कितना बार इसको आपको सिखाया हूं, जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए इसमें से किस पदार्थ का हम लोग प्रयोग करते हैं। जो भी विद्यार्थी कह रहा है कि सर ऑप्शन बी, तो आपका चला आंसर बिल्कुल सही है, नरम लोहा का उपयोग करते हैं। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, 7वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि 10 ओम तथा 20 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। किसमें जोड़ रहा है, श्रेणी क्रम में। तो पूछा है कि दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़े तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा।
होगा, यही प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो देखिए श्रेणी क्रम में हम लोग जोड़ रहे हैं तो R बराबर क्या हो जाता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी तरह दो प्रतिरोध है तो R1 प्लस R2। पहला प्रतिरोध है सर 10 ओम, दूसरा प्रतिरोध है 20 ओम, तो कितना हो जाएगा 10 20 30 ओम। बिल्कुल सही। तो जो भी छात्र कह रहे हैं ऑप्शन सी आपका आंसर बिल्कुल सही है। वहीं पूछता समानांतर क्रम, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाते, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ये दो फार्मूला याद रखिएगा, इस पे प्रश्न जरूर आएगा, अंक चेंज हो सकता है। समानांतर क्रम में पूछेगा तो इस पे बैठा के निकाल सकते हैं। फिलहाल इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में कौन अवकारक है, इसमें से कौन अवकारक है सर, यही आपसे प्रश्न पूछा है। ध्यान से देखिएगा तो H2 क्या है, अवकारक है। बिल्कुल सही, काफी विद्यार्थी सही सही आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है, बिल्कुल याद करते चलिएगा। जो भी विद्यार्थी सही आंसर दे रहे हैं इसका मतलब है वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्लासेस डेली देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 9 नंबर प्रश्न है, संक्षारण में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। जो जंग लगता है, कोरिजन, जो संक्षारण होता है वो किस अभिक्रिया का उदाहरण है। लोहे पे जंग लगना उसे हम क्या बोलते हैं, संक्षारण अभिक्रिया। तो वही पूछ रहा हूं किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ऑक्सीडेशन उसमें होता है, उपचयन, तो उपचयन का उदाहरण है। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी अपने को सही आंसर कर देना है। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है। सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न है, कह रहा है निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है। देखिए वीक एसिड पूछा है, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, सभी आपके अम्ल क्षारक लवण चैप्टर में है। तो वही पूछ रहा है कि इसमें से दुर्बल अम्ल कौन है सर, तो CH3COOH। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी अपने को सही आंसर कर देना है। CH3COOH जो है ये दुर्बल अम्ल की श्रेणी में आता है, तो ऑप्शन डी सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न अपने से क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करती है, अर्थात कि कौन सा धातु है जो एसिड एंड बेस दोनों से अभिक्रिया करता है। 11 नंबर प्रश्न का जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर ऑप्शन डी इसका Zn सही आंसर है, तो बुझिए आपका तैयारी बिल्कुल शानदार है। Zn इसमें से एक ऐसा धातु है जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करता है। जैसे उदाहरण की बात करें तो एक अम्ल को लेकर समझते हैं तो Zn प्लस HCl, आप जानते हैं Zn प्लस तनु HCl मिलकर क्या बनाता है, जब धातु है तो क्या बनाएगा, धातु का क्लोराइड और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है। बिल्कुल सिंपल सा बात है, हम लोग पढ़ते हैं धातु जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, उसका लवण बनाता है, क्लोराइड और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस। और देखिए तो अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, फिर कहा है कि क्षार के साथ क्या अभिक्रिया करेगा, तो बिल्कुल करता है। Zn जो है आपके क्षार के साथ, जैसे मान लीजिए NaOH के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बना देता है, सोडियम जिंकेट बनाता है, अर्थात कि Na2ZnO2 बना देगा और H2 तो गैस निकलेगा ही निकलेगा। इसीलिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 11 का सही आंसर। यहाँ पे देख रहे हैं आपके पास उदाहरण मैंने लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कॉपर का अयस्क है। बिल्कुल बउआ टाइप प्रश्न, इसका आंसर आपको गलत नहीं करना है। क्या कह रहा है कि कॉपर का अयस्क सर इसमें से कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए, क्यूपराइट। बिल्कुल सही, क्यूपराइट किसका अयस्क है, कॉपर का, ऑप्शन ए सही आंसर। सीनेबार आप जानते हैं किसका अयस्क है, पारा का। बिल्कुल सही, बॉक्साइड तो एल्युमिनियम का। कैलामाइन किसका अयस्क है, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इस फिलहाल प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है। प्रश्न आपसे कह रहा है कार्बन क्या है, इसमें से कार्बन क्या है यही आपको बताना है। धातु है, अधातु है, उपधातु है, इनमें से कोई नहीं। तो ये भी प्रश्न आप याद कर लिए होंगे क्योंकि ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, कई बार बिहार बोर्ड पूछ चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आंसर देते चलिए, नहीं मालूम है तो मैं सही आंसर बता रहा हूं, याद कर लीजिएगा क्योंकि सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न की बात कर रहे हैं जो इस साल के लिए अनिवार्य प्रश्न है जिसको आपको याद करके जाना है। अधातु इस प्रश्न का सही आंसर है। 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हीलियम है, ऑप्शन बी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2। बिल्कुल सही, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हीलियम में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, 2। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है। तो 15 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण, ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न, रिपीटेड प्रश्न है। कह रहा है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन कहां से बाहर निकलता है सर, तो नहीं
मालूम है तो याद रखेंगे जल के साथ निकलता है। तो ऑप्शन ए 15 का सही आंसर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है मनुष्य का सामान्य रक्तदाब क्या होता है? मनुष्य का सामान्य रक्तदाब इसमें से कितना होगा, यही आपसे पूछा गया है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो जो भी छात्र कह रहे हैं कमेंट बॉक्स में ऑप्शन बी 120/80 mm पर HG, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है 16 का। 17 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है कि पायरुवेट का विखंडन किस में होता है? पायरुवेट का विखंडन जो है किस में होता है? ये प्रश्न पिछले हम लोग जो ग्लूकोज के विखंडन में पढ़ा था उसमें आपको सब्जेक्टिव प्रश्न बताया था, तभी मैं सजेस्ट किया था कि इस पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकता है। देखिए वहीं से प्रश्न उठाकर पूछा है पायरुवेट का विखंडन सर इसमें से किस में होता है? तो 17 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन है बिल्कुल सही, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। हम लोग चर्चा कर चुके थे पीछे सब्जेक्टिव प्रश्न में, इसलिए मैं बोलता हूं सब्जेक्टिव याद कीजिएगा। तो 2-3 बेनिफिट है कि एक तो आपका सब्जेक्टिव का तैयारी होगा, उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव उसी में से आएगा। आगे देखते हैं सर 18 नंबर प्रश्न। कह रहा है नेफ्रॉन किसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? तो नेफ्रॉन किसका संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है? तो ब्रिक का, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर कर देना है देखते देखते। 19 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न कह रहा है रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? मेन फंक्शन ऑफ स्टोमाटिज, स्टोमाट का मेन फंक्शन मुख्य कार्य क्या होता है? तो गैसों का विनिमय एवं वाष्पो उत्सर्जन, गैसों का विनिमय अर्थात के आदान प्रदान और वाष्पो उत्सर्जन, यही रंध्र का प्रमुख कार्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, याद करते चलिए। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है। प्रश्न कह रहा है निम्न में कौन अलैंगिक जनन की विधि? आप जानते हैं कि दो तरह के जनन की विधि आपको पढ़ना है, एक लैंगिक जनन, एक अलैंगिक जनन, अर्थात एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वहीं पूछा है अलैंगिक जनन की विधि कौन है? तो विखंडन भी है, मुकुलन भी है, यहाँ पे देखिए द्विखंडन भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बिल्कुल सही। चलिए अब यहां से आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो सब्जेक्टिव प्रश्न कुछ 1 अंक वाले सिर्फ हम लोग थ्योरी का रिवीजन करेंगे, और उसके बाद 2 अंक वाले, 4 अंक वाले, 5 अंक वाले सभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से प्रश्न को लेकर समझेंगे। क्लास अब इसी रूप में आएगा, क्योंकि जानते हैं एग्जाम में बिल्कुल कम समय, तो आपको सभी का रिवीजन करना है, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न आए। उम्मीद करता हूं आप क्लास को लाइक कर देंगे, क्योंकि आपसे जो है तूफानी लाल से परिचय हो चुका है। देखिए यहाँ पे तूफानी लाल आपको बता रहा है कि क्लास को लाइक आपको करना है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखना है। एग्जाम तक काफी महत्वपूर्ण क्लास आएगा, अगर आप करके जाते हैं तो इससे कोई बाहर प्रश्न नहीं आएगा। आंसर देने के लिए तैयार हो जाइए, ऑप्शन नहीं मिलेगा लेकिन 1 नंबर वाला ही प्रश्न है। आपका कॉन्सेप्ट कितना साइंस का याद किए यहां से पता चलेगा। कह रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग होता है? आपसे पूछ रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस। नहीं मालूम है तो मैं आंसर बता रहा हूं, याद करते चलिए, बिल्कुल सही, उत्तल लेंस। जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं उनका आंसर सही है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूं, याद करते चलिए। नहीं मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं, याद कर लीजिएगा। ओम मीटर इसका जो होता है एसआई, विद्युत प्रतिरोधकता पूछा, देखिए प्रतिरोध नहीं है, प्रतिरोध रहता तब क्या होता? ओम होता। आगे कह रहा है आर्मेचर क्या है? आर्मेचर जो है ये क्या है, यही आपसे पूछा है। आर्मेचर कैसे आप याद रखेंगे? तो नरम लोहा का क्रोड जिस पर कुंडली लपेटा जाता है और उसके साथ साथ कुंडली को मिला देते हैं, तो दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं? आर्मेचर। फिर से मेरे बात को ध्यान से सुनकर याद कर लीजिएगा कि नरम लौह क्रोड जिस पर कुंडली को लपेटा जाता है एवं कुंडली दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाता है? आर्मेचर। उम्मीद करता हूं आपको याद हो गया होगा। आगे कह रहा है गोलीय दर्पण क्या है? तो आप जानते हैं कि गोलीय दर्पण क्या है, कि ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? गोलीय हो, अर्थात कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? गोलीय हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण। याद करते चलिए, आपका रिवीजन हो रहा है। गोलीय दर्पण जैसे ही आएगा वैसे ही आपको समझ जाना है कि इसका परावर्तक सतह अर्थात कि परावर्तक पृष्ठ कैसा होगा? गोलीय होगा। आगे कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न की लेंस का द्वारक किसे कहते हैं? तो गोलीय लेंस के वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास इसका क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। लेंस का द्वारक पूछा तो जिस गोले का भाग होता है उसका जो व्यास होगा वही क्या कहलाता है? लेंस का द्वारक कहलाता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि उदासीन विलयन का पीएच मान। इसका आंसर आप सभी छात्र एक साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए तो देखते हैं कितने छात्र इसका याद किए हैं। ये बिल्कुल आसान है। उदासीन विलयन का पीएच मान तो 7। जो भी छात्र कह रहे हैं 7 तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। और अम्लीय पूछता तो 7 से कम, और क्षारीय पूछता तो 7 से अधिक। कार्बन के एक अपरूप का नाम लिखे। कार्बन के आप अपरूप पढ़े होंगे तो कह रहा है कोई एक अपरूप बता दीजिए। तो डायमंड आप बता सकते हैं, हीरा, डायमंड क्या है, या ग्रेफाइट भी आप बता सकते थे, लेकिन एक ही पूछा था तो हीरा मैंने लिख दिया। यहां पे देखिए कितना शानदार प्रश्न है। कह रहा है CH3
CH3 और Cl का IUPAC नेम क्या है? CH3 Cl का IUPAC नेम बताइए कमेंट बॉक्स में। जल्दी से देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही सही आंसर दे पाते हैं। तो जो भी स्टूडेंट कह रहे हैं मिथाइल क्लोराइड, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा था CH3Cl का यूपाक नेम, तो क्या होता है? मिथाइल क्लोराइड। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ है, अर्थात की संख्या पूछा। यहाँ पे देखिए कॉलम की संख्या कितना है, तो ऊर्ध्व स्तंभ अर्थात कि कॉलम की संख्या कितना है? 18, 18 है, बिल्कुल सही। आगे कह रहा है नमक का रासायनिक नाम एवं सूत्र लिखिए। नमक का रासायनिक नाम बताइए और उसका सूत्र बताइए। तो ये भी आसान प्रश्न है। रासायनिक नाम इसका क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। आगे कहा था इसका सूत्र भी बता दीजिए, तो NaCl, याद रखिएगा, सोडियम क्लोराइड NaCl। ये नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। बायोलॉजी से प्रश्न में शुरू में बोल दिया सभी से आएगा, अभी हम लोग आगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को भी लेकर समझेंगे। कह रहा है उच्च रक्तदाब होने पर कोई एक मुख्य कारण लिखे, अर्थात कि उच्च रक्तदाब जो होता है, हाई ब्लड प्रेशर, उसका कोई एक कारण बता दीजिए। इसका प्रमुख कारण क्या होता है? धमनियों का सिकुड़ना। यहाँ जानते हैं जो धमनियां जो है सिकुड़ना जब शुरू करता है तो हाई ब्लड प्रेशर का एक प्रमुख कारण है। आगे कह रहा है सिनेप्स किसे कहते हैं? भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया, सिनेप्स किसे कहते हैं? तो जो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य जो खाली स्थान होता है उसे क्या बोलते हैं? सिनेप्स। याद रखिएगा, जो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य जो खाली स्थान होता है उसे क्या बोलते हैं? सिनेप्स। कई बार पूछा गया कि दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो दो तंत्रिकाओं के मध्य के खाली स्थान को हम लोग सिनेप्स बोलते हैं, तो याद कर लीजिए। आगे कह रहा है लार में मौजूद एंजाइम का नाम लिखें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो एमाइलेज। याद करते चलिएगा, एमाइलेज एंजाइम जो है वो लार में पाया जाता है। आगे कह रहा है किस जैव प्रक्रम के द्वारा सजीवों में ऊर्जा मिलता है? तो श्वसन। सजीव में ऊर्जा किस जैव प्रक्रम के द्वारा मिलता है? तो श्वसन के द्वारा, बिल्कुल सही, श्वसन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है कि एक पादप हार्मोन का नाम लिखे जो पौधों के वृद्धि को बढ़ाता है। तो कौन है जो पौधों की वृद्धि को बढ़ाने वाला? ऑक्सीन। याद रखिएगा, ऑक्सीन इसका सही आंसर है। ये काफी बायोलॉजी से महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां से खूब प्रश्न आएगा, फिर से इसको समझ लीजिए। पहला प्रश्न क्या पूछा था कि उच्च रक्तदाब होने का कोई एक कारण बता दीजिए, तो धमनियों का सिकुड़ना एक कारण है। कह रहा सिनेप्स क्या है? तो दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। पूछा नेक्स्ट कि लार में मौजूद एंजाइम का नाम लिखे, तो एमाइलेज। पूछ रहा है किस जैव प्रक्रम के द्वारा सजीव में ऊर्जा मिलता है? तो श्वसन। आगे कह रहा है कि एक पादप हार्मोन का नाम लिख दीजिए जो पौधों की वृद्धि करता हो, तो ऑक्सीन होता है। अब आगे सब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर समझते हैं। आगे कह रहा है फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम लिखिए। देखिए मैं बोला जो इस साल के लिए सबसे VVI प्रश्न हमें मालूम हो रहा है कि इस साल एक गेस पेपर है। कोई भी आप मार्केट का गेस पेपर खरीद कर पढ़ेंगे उससे सबसे बेहतरीन गेस पेपर ये आपके लिए तैयार करके अपलोड किया जा रहा है। ये भी इस साल के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या कह रहा है कि फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लिखिए। तो यहाँ पे देखिए उत्तर आपको इसी तरह लिखना है। ये तो अपना हो गया क्वेश्चन, यहां से इसका उत्तर आपको लिखिएगा। क्या कह रहा है कि फ्लेमिंग ने क्या बताया था कि अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे तीनों देख रहे हैं 90 डिग्री के एंगल का कोण बना रहा है। यहाँ पे सभी एक दूसरे पे क्या है? लंबवत है। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और माध्यमा चालक के प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, तो अंगूठा चालक के गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे पिक्चर बना के आप समझा देंगे कि यहाँ पे देखिए चुंबकीय क्षेत्र का दिशा है, यहाँ पे विद्युत धारा है, यहाँ पे बल है। ये पिक्चर आपको समझ के रखना है कि क्या बताया था फ्लेमिंग ने कि अगर हम अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठा को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, तो यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यहाँ पे देख रहे हैं तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और माध्यमा जो है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करेगा, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। इतना आप लिख देंगे, आपको 2 में 2 अंक मिल जाएगा। ये पिक्चर बना दीजिएगा। उम्मीद करता हूं प्रश्न को आप समझ रहे हैं, आपका रिवीजन हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है। आपसे पूछा है कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। तो ये भी काफी आसान टाइप का न्यूमेरिकल पूछ दिया। तो यहाँ पे देखिए आपको इसको ऐसे सॉल्व करना है कि अवतल लेंस में एफ किस में होता है, अर्थात कि अवतल लेंस यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं अवतल लेंस है, तो एफ जो दिया है 2 मीटर, तो इसको हम कितना लिखेंगे? माइनस, क्योंकि हम जानते हैं कि अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो माइनस में होता है, वहीं पे उत्तल लेंस रहता है तो प्लस में होता है। तो एफ बराबर -2 मीटर दिया है प्रश्न में। क्यों माइनस हो गया? उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि अवतल लेंस है। अब लेंस की क्षमता का सूत्र आप जानते हैं, पी बराबर कितना होता है? 1/f। तो 1/-2, तो 1 का आधा कीजिएगा तो 0.5। और लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायऑप्टर या मीटर इनवर्स। तो यहाँ पे डायऑप्टर लिख दिए, इतना ही, डायऑप्टर -0.5 डी इसका आंसर हो जाएगा। इतना लिख कर बनाइएगा, आपको आसानी से 2 अंक मिल जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को समझते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए एक समीकरण लिखे। देखिए केमिस्ट्री से प्रश्न है, यहाँ पे क्या कर रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया करने का एक समीकरण आप लिख दीजिए। तो आप जानते हैं यहाँ पे उत्तर इसी तरह लिखिएगा, क्योंकि साइंस में सटीक जवाब लिखना चाहिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है, जिप्सम प्राप्त होता है। यहाँ पे देखिए CaSO4 हाफ H2O, पिछले क्लास में लोग चर्चा किए थे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। यहाँ पे H2O के साथ अभिक्रिया करके क्या बना दिया, यहाँ पे जिप्सम बना दिया। तो यही आपको याद रखना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ अभिक्रिया करके क्या प्राप्त होता है, जिप्सम। आगे अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण सहित लिखे। सोचिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां से खूब प्रश्न एग्जाम में सीधे सीधे आएगा। कहा क्या पूछा था कि समजातीय श्रेणी क्या है, तो यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन में एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे क्या बोलते हैं, सजातीय श्रेणी। जैसे CH4 तथा C2H6, इनमें से एक CH4 इकाई का अंतर है, C2H4 C3H8 में एक जो है -CH2 इकाई का अंतर है। इस प्रकार के बने यौगिक को क्या बोलते हैं, समजातीय श्रेणी के यौगिक। तो यहाँ पे देखिए उदाहरण भी पूछा था, बिल्कुल ऐसे ही आप उत्तर लिख देंगे, आपको 2 अंक मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को लिखकर आंसर जरूर लिखकर याद कर लीजिएगा। आगे अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है समस्थानिक को परिभाषित करें, Cl के 2 समस्थानिक का नाम लिखे। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, खोज खोज कर आपके लिए प्रश्न लाया गया जो महत्वपूर्ण है। क्या कहा कि समस्थानिक का पहले परिभाषा लिखिए, फिर Cl के 2 समस्थानिक। तो आप जानते हैं कि जब 2 तत्वों के परमाणु संख्या समान और परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो तो उसे क्या बोलते हैं, समस्थानिक। अर्थात कि जब 2 तत्व रहेंगे, उनका परमाणु संख्या तो समान रहेगा लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग, तो उसे आपस में क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। तो वहीं कर रहा है क्लोरीन के 2 असमस्थानिक, यहाँ पे Cl का पूछा था, एक Cl35 और एक Cl37, और जो है यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बायोलॉजी से है, कह रहा है कि 4 अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम आपको लिख दीजिए। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। क्या पूछा कि कोई भी 4 अंतःस्रावी ग्रंथि का आपको नाम लिख देना है, तो आप कोई भी 4 लिख सकते हैं कि 4 अंतःस्रावी ग्रंथियां निम्नलिखित है, नीचे 1 2 3 4 ऐसे उत्तर लिखिएगा। पहला क्या है, पिट्यूटरी ग्रंथि, दूसरा क्या है, थायराइड ग्रंथि, तीसरा क्या है, पाराथायराइड ग्रंथि, और चौथा एंड्रिन ग्रंथि। आपको मैं सिर्फ समझा रहा हूं, तो आपको उत्तर इस तरह नहीं लिखना, आपको ऐसे लिखना है कि किन्हीं 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों का नाम निम्नलिखित है, 1 2 3 4, 1 पर पिट्यूटरी ग्रंथि याद रखिए, 2 पर थायराइड, 3 पर पाराथायराइड और 4 पर एंड्रिनल ग्रंथि। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है पर्यावरण को बचाने के लिए 3 R क्या है। बिल्कुल VVI महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है पर्यावरण को बचाने के लिए 3 R का क्या मतलब है, तो 3 R का निम्नलिखित मतलब है, यहाँ पे देखिए ऐसे ही लिखिएगा, पर्यावरण को बचाने के लिए 3 R निम्नलिखित है, फिर नीचे 1 2 3, यहाँ पे R1, R सिर्फ यहाँ पे R1 नहीं लिखना है आपको, फिर यहाँ पे R दूसरे नंबर पर तीसरा, तब ऐसे लिखिएगा तो उत्तर इससे अच्छा लगेगा। तो पहला क्या होता है, रिड्यूस अर्थात कि कम उपयोग, और दूसरा क्या है, रिसाइकिल पुनः चक्रण, और तीसरा क्या है, रीयूज पुनः उपयोग। ये 3 काम करेंगे, ये 3 R का काफी महत्वपूर्ण है, तभी हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। यही पूछा था कि हम जो भी संसाधन है उसका कम उपयोग करेंगे, उसका पुनः चक्रण करेंगे, फिर से उसका उपयोग में लाएंगे। यही 3 R है, रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज, कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोगी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है लैंगिक जनन क्या है, इसकी विशेषताएं लिखें। सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न की हम लोग बात कर रहे हैं, ऊपर एक प्रश्न था, आपको इसी तरह लिखना है कि जनन की वह विधि जिसमें 2 भिन्न लिंग अर्थात कि नर और मादा भाग लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन। बिल्कुल सही, एक बार और परिभाषा को पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा कि जनन की वह विधि जिसमें 2 भिन्न लिंग अर्थात नर और मादा भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। अब कहा था इसकी विशेषता, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा एक लाइन की इसकी विशेषता निम्नलिखित है। पहला, लैंगिक जनन से उत्पन्न नए जीव अपने माता पिता के समान भी हो सकते हैं और उन्हें से अलग भी। दूसरा, इस जनन के जीवों में विविधता पाया जाता है। और तीसरा, यह जैव विकास में मदद करता है व नए जीव की उत्पत्ति में सहायक होता है। ये 3 आप लिख देंगे, इतना लिख दीजिएगा, 2 में 2 अंक मिल जाएगा। मैं सिर्फ की पॉइंट बता रहा हूं, आंसर का जो मेन पॉइंट है, इतना अगर आपके उत्तर में है इंक्लूड तो समझिए एग्जामिनर आपको अंक दे देगा। तो ये 3 आपको कम से कम इसकी विशेषता बता देना, अधिकतम आप कितना भी बता सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। कह रहा है आपसे कि धमनी और शिरा में अंतर लिखिए। तो आपको लिखना है कि धमनी और शिरा में निम्नलिखित है, और यहाँ पे इस तरह बॉक्स बनाकर कभी भी अंतर लिखिएगा। पहला अंतर यहाँ पे एक साइड में धमनी और एक साइड में शिरा, इसी तरह अंतर कभी लिखना चाहिए। पहला क्या कह रहा है कि धमनी में शुद्ध या ऑक्सीजन जनित रक्त प्रवाहित होता है सिर्फ फुसफुस धमनी को छोड़कर। आप देखिए यहाँ से कितना महत्वपूर्ण प्रश्न मिल गया। पूछेगा कि शुद्ध या ऑक्सीजन जनित रक्त कहाँ प्रवाहित होता है, तो धमनी में।
किस धमनी में शुद्ध या ऑक्सीजन जनित रक्त प्रवाहित नहीं होता है? तो फुसफुस धमनी में। ये दो महत्वपूर्ण आपको मिल गया। आगे कह रहा है सीरा में अशुद्ध या डीऑक्सीजन रक्त प्रवाहित होता है, क्योंकि आप जानते हैं शुद्ध रक्त किसे बोलते हैं? जिसमें ऑक्सीजन हो। अशुद्ध रक्त जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो, वही बात कह रहा है। और सिर्फ फुसफुस सीरा को छोड़कर। देखिए कितना महत्वपूर्ण बात की जानकारी आपको मिल रहा है। दूसरा अंतर कि धमनी रक्त को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न अंग में ले जाता है और सीरा रक्त को हृदय की ओर ले आता है। और तीसरा, धमनी की दीवार मोटी और लचीला होता है, लेकिन सीरा का दीवार धमनी की अपेक्षा पतली होता है। ये 3 अंतर आप ऐसे लिख देंगे, क्योंकि 2 अंक का प्रश्न था, तो कम से कम 3 अंतर लिख दीजिएगा, आपको 2 अंक मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं साइंस में कुछ आपको नया प्रश्न सीखने को मिला होगा। अगर ऐसे ही क्लास आप कंटिन्यू चाहते हैं तो क्लास को लाइक कीजिएगा और उसके साथ साथ नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर आपके लिए क्लास महत्वपूर्ण है, उपयोगी है, तो ऐसे हम लोग सभी सब्जेक्ट का क्लास लाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए इन जो भी प्रश्न की चर्चा की है, जरूरी होता है कि इसको आपको याद रखना, तो बार बार देखकर इस वीडियोस को, इस प्रश्न को याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से खूब प्रश्न आएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।